नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ब्लैक ब्राउन बैबलर के बारे में, जो कि एक पक्षी है जिसे विलुप्त माना जाता था तथा इसे 170 सालों से कभी देखा नहीं गया था। तो ऑफिशियली 170 सालों से इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तथा इसे स्पॉट किया गया बोर्नियो आइलैंड में, जो कि इंडोनेशिया में मौजूद है। तो एशिया की जो भी बर्ड्स है उसमें से ऐसी कोई भी बर्ड्स नहीं है जो इतने सालों तक मिसिंग हो या उसे देखा ना गया हो, फिर उसकी डिस्कवरी की गई हो, जो इतने लंबे समय तक 170 सालों तक लॉस्ट हो। तो एशियन और ऑर्निथोलॉजी में से सबसे बड़ा रहस्य माने जाता है। ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो इंडोनेशिया की जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है, जो इंडोनेशिया के एक्सपर्ट्स है इस फील्ड में, उन्होंने कहा कि ये एशिया के बर्ड में एक सबसे बड़ा रहस्य है। तो आइए इस बर्ड की कैरेक्टर को जानते हैं। इसकी जो चोंच रहती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, फिर चॉकलेट कलर की चोंच होती है इसकी, और इसके जो आँख रहते हैं, आँख में एक तरीके से ब्लैक कलर की स्ट्रिप होते ही है। अब जो आयरिस रहती है, जो जैसे हमारे आंखों में जो वाइट पोर्शन रहता है, तो वैसे ही इसका जो बर्ड का जो आइरिस है वो है मैरून कलर का, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फिर इसके अलावा जो इसके पंख है वो ब्राउन कलर के होते हैं, जिसमें ब्लैक कलर की पट्टियां बनी हुई है। ये देखिए ब्राउन कलर के पंख है, ये दिखने में कितना शानदार दिख रहा है। तो अब ये जो डिस्कवरी की गई है किसी बर्ड की 170 सालों बाद, तो इसके क्या मायने हैं? तो ये एक तरीके की उम्मीद जगाता है कि जो पक्षी इतने सालों तक साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पर जिसे हम एक्सटिंक्ट मान लेते हैं, विलुप्त मान लेते हैं, 10 साल या उससे ज़्यादा डिकेड्स तक, उन्हें भी खोजा जा सकता है। वो हो सकता है कि किसी घने या फिर रिमोट एरिया में, किसी एकदम डेंस जंगलों में मौजूद हो, लेकिन अर्बन एरिया से वो मिसिंग हो। तो दुनिया भर में लगभग ऐसी 150 बर्ड की स्पीशीज है जिसका बहुत सालों से या फिर पिछले 10 वर्षों से उनका कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया है, उनको देखा नहीं गया है। तो जब कोई बर्ड है जो 170 सालों बाद डिस्कवर की जा सकती है, तो आप सोच सकते हैं 150 स्पीशीज में स्पीसीज के जो पक्षी है वो कहीं ना कहीं तो मौजूद होंगे। तो अगर हम उन्हें खोजने में सफल रहते तो हम उन्हें वापस फिर से उन्हें रिहेबिलिट कर सकेंगे, और उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से उनका कंजर्वेशन करके फिर से उनकी पॉपुलेशन को हम इंक्रीज कर सकेंगे, जो कि बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर ये जो ब्लैक ब्राउन बैबलर है, उसका IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो लिस्ट रहती है, उसमें एक पॉइंट रहता है रेड लिस्ट। तो इसमें इसे डेटा डिफिशिएंट की कैटेगरी में माना गया क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो अब हम जानते हैं अपने इंडोनेशिया के बारे में। तो जब वर्ल्ड मैप देखते हैं तो उसमें जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, उसमें एक देश है इंडोनेशिया, जो कि बहुत से आइलैंड से बना हुआ एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो मतलब होता है आइलैंड्स, द्वीपों से बना हुआ देश। ARCHIPELAGO। तो जैसे जापान है, तो जापान भी एक तरीके का आर्कीपेलागो है। उसी तरीके से
इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का मैप देख सकते हैं आप। या जो वो पिंक कलर का जो रीजन है वो इंडोनेशिया, तो देख सकते हैं आप कितने सारे आइलैंड से मिलके एक देश बना हुआ है। इसके अलावा आइलैंड, ये इंडोनेशिया से हम देख सकते हैं कि इक्वेटर पास हो रहा है। तो ये आ, इंडोनेशिया है और ये है इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे बोला जाता है। फिर आइलैंड, ये इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक नेशन है। आ, आ, इंडोनेशिया की कैपिटल है 27 करोड़, 27 करोड़, और इसका कैपिटल है जकार्ता। तो इस्लामिक जो मुस्लिम नेशंस है उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें मिलेगी इंडोनेशिया में। अब आइए आगे जानते हैं आसियान कंट्रीज के बारे में। तो आसियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उन उन सभी का एक संगठन है, जो कि एक इंटरनेशनली एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तथा आसियान इंडिया के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं आसियान में कौन कौन से देश मौजूद है। तो ये रहा अपने भारत, इंडिया, और उससे टच होता है पहला आसियान देश जो है बर्मा, म्यांमार में, जिसे हम म्यांमार भी बोलते हैं। तो बर्मा की कैपिटल है नेपिंडियू। फिर हमें देखने मिलता है थाईलैंड, जिसकी कैपिटल है बैंकॉक। फिर है ये लाओस, इसकी कैपिटल है वियंटाइन। फिर है वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। और ये है कैम्बोडिया, जिसकी कैपिटल है फिनोम पेन। फिर मलेशिया, इसकी कैपिटल कुआलालंपुर। और एक ये छोटा सा देश सिंगापुर, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है और एक सबसे डेवलप्ड देशों में से एक है दुनिया के। फिर हमारे पास है इंडोनेशिया, हमने देखा इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया कितना, उसकी जो वाइडनेस है वो कितनी बड़ी है। ये यहाँ से शुरू होता है इंडोनेशिया, और फिर वो आगे यहाँ तक चल के पूरे यहाँ तक, मतलब उस आसियान देश है उसके पूरी चौड़ाई से भी बड़ा खुद इंडोनेशिया है। फिर इंडो आशिया साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में एक देश है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और फिर एक है ब्रुनोई, ब्रुनोई की कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन। तो जो फिलीपींस है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है यूएसए के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये ऊपर में है चाइना। तो चाइना से अगर यूएसए को अगर उसकी कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उसको अगर इसे मिलिट्री तरीके से या फिर वॉर के थ्रू अगर इसे काउंटर करना है, तो इसे चाइना के आसपास किसी देशों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यूएसए ने फिलीपींस के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए। और ये यूएसए ने तब किया जब चाइना उस वक्त डेवलप्ड होना शुरू हुआ था। तो आज से 50-100 सालों पहले फिलीपींस में यूएसए के मिलिट्री पोर्ट्स है, मिलिट्री डिपोज है। मतलब कि जो यूएस की आर्मी है, वहाँ की जो मिलिट्री है वो फिलीपींस में डिप्लॉयड रहती है। तो आगे अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएसए इस फिलीपींस का यूज़ कर सकेगा। इसके अलावा भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1970s के दशकों में, तो उस वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का, वो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI।
इसने भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा उस वक्त जो इंडिया के साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की पूरी पॉलिसी बनाए और इसकी पूरी प्लानिंग की, तो उस वक्त उन्होंने वो लोग फिलीपींस में IRI एवं जो अन्य संस्थान है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन उनसे वहाँ पर ये लोग पहुँचे थे। तब फिलीपींस के जो वहाँ के साइंटिस्ट हुआ करते थे या फिर एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे जो उस फील्ड में एक्सपर्ट थे, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की पॉलिसी बनाने में मदद किया जिसने भारत को फिर आगे चल के फूड खाद्य के लिए एक सेल्फ सफिशिएंट बनाया। फिर उसके बाद ये एक है ब्रुनई। जो ब्रुनई है वो एक बहुत ही ऑयल ऑयल का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। ये छोटा सा देश है ब्रुनई, यहाँ पर तेल के बहुत से भंडार मौजूद है। इसकी कैपिटल है बंदर से भी बेगावन और यहाँ पर एक मोनार्की का रूल है। फिर ये मलेशिया। मलेशिया हमेशा न्यूज़ में बने रहता है अपने स्ट्रॉन्ग स्पीचेस के लिए। तो मलेशिया एक तरीके से इस्लामिक मेजोरिटी कंट्री है और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज OIC, तो उसमें मलेशिया उसको लेके हमेशा सुर्खियों में बने रहता है। और जब भारत में ये जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो उसको लेके भी मलेशिया ने बहुत ज़्यादा अपोज किया था। तो इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट और मलेशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। फिर ये थाईलैंड है जो कि यहाँ पर बैंकॉक है, तो एक तरीके का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एशिया के लिए। फिर ये है बर्मा। उसके पहले है ये एक है स्टेट ऑफ मलक्का और ये सुंडा स्टेट, इसे हम आगे देखेंगे। तो हम देखते बर्मा को। तो भारत साउथ ईस्ट एशिया नेशन की एक ही देश है जो है बर्मा, जिसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो बर्मा से कौन कौन से इंडियन स्टेट टच करते हैं? एक है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और चौथा है मिजोरम। और फिलहाल बर्मा या फिर म्यांमार बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ की काउंसलर हुआ करते थे, काउंसलर ऑफ स्टेट, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, जो हुआ करती थी आंग सान सू की। तो इन्हें मिलिट्री coup के द्वारा इनका सत्ता पलट कर दिया गया और इन्हें यहाँ से इस देश से कि ये जो PM के इक्विवेलेंट पोस्ट होती थी उससे हटा के अब यहाँ पर एक तरीके से मिलिट्री रूल शुरू हो गया है। इसके अलावा जो म्यांमार है वो रोहिंग्या इश्यूज के लिए फेमस है। जो रोहिंग्या मुसलमान है वो यहाँ से माइग्रेंट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर उनके साथ अत्याचार हुए म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा। तो वो फिर सी रूट या फिर इनलैंड का रूट लेके बांग्लादेश चले गए बहुत से वहाँ के लोग, और बहुत से लोग भारत भी आ गए। तो तो रोहिंग्या का इश्यूज भी करंट अफेयर्स में हमेशा बने रहता है। तो बांग्लादेश ने हाल ही में एक आइलैंड है वहाँ पर इन सभी जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेश आते हैं उन्होंने उन सभी को एक आइलैंड में सेटल कर दिया है, जिसके बारे में हम आगे रोहिंग्या इश्यूज में देखेंगे भविष्य में। फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रेट्स के बारे में। तो हमने देखा था ये वर्ल्ड मैप
वर्ल्ड मैप में ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और फिर ये सुंडा स्ट्रेट। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेड के लिए। स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट करता है इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को, जो कि पैसिफिक ओशन में पड़ता है। और फिर ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास जो भी देश है वो एक तरीके से एक कॉन्फ्लुएंस है, मतलब वो जो ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट के जो भी देश है जैसे चाइना, इंडिया, फिर बांग्लादेश, और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ईस्ट एशियन नेशंस, ये सब ईस्ट की जितने देश है, और वेस्ट के देश जैसे कि यूएसए, फिर यूरोप, और ये साउथ अमेरिका, ये सब आ जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। तो इन सभी के जो भी कल्चर है, वहाँ के आइडियाज़, वहाँ के ज्ञान, और वहाँ के जो ट्रेड है, उन दोनों का एक तरीके से स्टेट ऑफ मलक्का में संयोजन देखने को मिलता है। फिर ये एक तरीके का लिंक है इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के बीच। और ये स्टेट ऑफ मलक्का सबसे शॉर्टेस्ट सी रूट है इंडिया और चाइना के बीच में। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोस्टली, तो हम अगर वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो ये है चाइना, जो कि आज के टाइम में दुनिया की एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ये एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सब आजकल चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो जो भी ये चाइना मैन्युफैक्चर करता है तो वो इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, इस तरीके से दुनिया में। तो अगर चाइना को अगर सी रूट से भारत जाना हो तो सबसे शॉर्टकट रास्ता है चाइना के पास, वो इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरेगा, और फिर ये इधर के किसी पोर्ट्स में आके इंडिया में शामिल हो जाएगा। या फिर ये इस यहाँ से बांग्लादेश भी जा सकता है चाइना। उसी तरीके से अगर चाइना को मिडिल ईस्ट, जो गल्फ नेशंस है, अरब कंट्रीज है, अगर वहाँ से उसे ऑयल लेना हो, वहाँ से अगर उसे तेल लेना हो, तो वो तेल कहाँ से लेगा? ये सी रूट से लेगा, ये इस रास्ते से होते हुए वो चाइना चले जाएगा। और इसी तरीके से जो अफ्रीका है, अफ्रीका में चाइना बहुत ही भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो इन लोग इनको बहुत सस्ते लोन्स दे रहा है। इसके अलावा उनके इस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के रोड, रेलवे नेटवर्क्स, डैम्स, और उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका इस वक्त एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, और एक तरीके से यहाँ इंडस्ट्रीज़ की कमी है। तो एक तरीके से चाइना इसे मार्केट की तरह देख रहा है। यहाँ कस्टमर है चाइना के, और चाइना यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपनी कंपनियां खोल रहा है। फिर उन कंपनीज के जो भी व्यापार होंगे उनको, उनसे चाइना को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो अगर चाइना को अफ्रीका जाना हो तो वो कहाँ से जाएगा? ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए जाएगा चाइना उधर। और इसी तरीके से अगर, क्योंकि देखिए अगर भारत आना है चाइना को, तो समस्या ये है कि यहाँ पर हिमालय है, जो कि एक तरीके से ब्लॉकेज का काम करता है। तो यहाँ रोड बनाना भी मुश्किल है। और इसके अलावा जो चाइना और इंडिया के बहुत से ट्रेड मतलब युद्ध हो चुका है 1962 में, तो इसलिए बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स भी बने रहते हैं। तो ये रास्ता कम ही प्रीफर किया जाता है।
फिर इसके अलावा जो सी रूट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है ट्रेड के लिए, क्योंकि अगर आप बाय रोड जाते हैं या फिर बाय एयर एरोप्लेन से अगर ट्रांसपोर्ट करते गुड्स को, तो उन सब के लिहाज से जो सी रूट है उससे जो प्राइस है वो एफिशिएंट पड़ता है, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सी में कम पड़ता है। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे जो दुनिया भर की जो पावर शिफ्ट हो रही है, इकोनॉमिक पावर, अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट है, क्योंकि जो यूएसए है, वेस्टर्न कंट्रीज में यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा आज की डेट में डेवलप्ड हो चुकी है और वहाँ का जो ग्रोथ है, वहाँ का डेवलपमेंट रेशो वो एक तरीके से रुक चुका है। तो वो शिफ्ट हो रहा है आज की डेट में जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ। तो आने वाली जो सदी है 21st सेंचुरी, वो एशिया की मानी जाती है, एशिया, और उसमें खासकर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फिर उसके बाद एशिया में जो बहुत ही टेक्नोलॉजी के मामले में इस वक्त एशिया बहुत ही शानदार काम कर रहा है, जैसे कि चाइना है, साउथ कोरिया है, फिर चाइना, ताइवान है, और हमने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस देखा जिसमें सिंगापुर है। सिंगापुर में आपको दुनिया की जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, फाइनेंशियल कंपनीज है, वो आपको सिंगापुर में देखने मिलेगी। जो गोल्डमैन सैचेस है उसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में लोकेटेड है, टेक्नोलॉजिकल हब्स सिंगापुर में है। फिर उसके अलावा एक इनोवेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब सिंगापुर में हो रहा है। फिर इसके अलावा भारत है। भारत दुनिया का एक सर्विस सेक्टर है, दुनिया भर की सर्विस और जो चीप लेबर है वो लोगों को इंडिया से मिलते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है एशिया में गल्फ कंट्रीज़, क्योंकि दुनिया भर को एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो ऑयल के थ्रू मिलती है उनको गल्फ कंट्रीज से। और इसके अलावा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये आज की डेट में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के हब में एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर अब हम आगे देखते हैं सुंडा स्ट्रेट के बारे में। हमने पिछले मैप में देखा था कि ऊपर था स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और जब हम इंडोनेशिया हमने देखा तो इंडोनेशिया के बीच से ही हमको देखने को मिलता है सुंडा स्ट्रेट। और इसके अलावा ये क्राकाटुआ है, यहाँ पर वॉल्केनो के लिए फेमस है। जो वॉल्केनो रहते हैं वो दो तरीके के रहते हैं, एक तो डोरमेंट और दूसरे रहते हैं एक्टिव। तो डोरमेंट वॉल्केनो वो रहते हैं जो जहाँ पर विस्फोट होना तथा वहाँ से जो मैग्मा का निकलना है, जो यहाँ पर ब्लास्ट होते रहते हैं जिससे बहुत बार मैग्मा उछल के आता है, वो सब डोरमेंट वॉल्केनो में ये नहीं होता है, रुक जाता है। तो पिछले साल ये खबरों में था क्राकाटुआ में कि एक माउंटेन था, वहाँ बहुत सालों से एक डोरमेंट माउंटेन था, जहाँ बहुत सालों से कोई वॉल्केनो इमर्ज नहीं हुआ था, तो डोरमेंट माना जाता था, लेकिन वो अचानक से उससे वॉल्केनो इरप्ट होने लगा। तो ज्योग्राफी के लिहाज से ये भी एक करंट अफेयर्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर हमने देखेंगे सुंडा स्ट्रेट, जो कि कनेक्ट करता है जावा सी को, पैसिफिक ओशन में मौजूद है, उसको हमारे इंडियन ओशन से। यह एक महत्वपूर्ण पासेज है जो कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को ईस्ट एशिया से। ईस्ट एशिया में कौन कौन सी देश आ सकते हैं? एक तो चाइना का ईस्टर्न पार्ट हो गया, फिर वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया,
और इसके अलावा कुछ अन्य देश है जिसे हम आगे देखेंगे। फिर इसके अलावा जो सुंडा स्ट्रेट है, ये इसकी कुछ समस्याएं है कि यहाँ का जो पानी है, मतलब जो समंदर है, उसकी गहराई उतनी ज़्यादा नहीं है, कम है। इसके अलावा यह बहुत ज़्यादा टाइड्स आते रहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइड्स होती है। फिर जो रिवर का सी का जो बैंक है वो कैसा है, यहाँ पर सैंड से बना हुआ है, रेतीला है। और इसके अलावा यहाँ बहुत से मैन मेड वर्क मौजूद है, ऑयल के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, ऑयल के इंडस्ट्रीज इन्होंने कोस्ट के पास बनाई हुई है, जो कि जावा कोस्ट में मौजूद है। तो इसके कारण जो ट्रेड के जहाज रहते हैं वो यहाँ से जाने में उनको बहुत तकलीफ महसूस होती है। इसका ये कारण देखा हमने कि शैलो वाटर है, गहराई कम है, तो नाव क्या होगी, अगर वेट इसका ज़्यादा होगा तो वो नीचे फ्लोर में आके टकराएगी और फंस जाएगी। फिर दूसरा कारण होगा बहुत ज़्यादा हैवी टाइड्स आएगी, जिसके कारण इसे शिप का नेविगेट करने में उसे बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर क्या होगा, जो सैंड बैंक्स है, कोस्ट में जो रेतिया है उसमें ये फंस जाएगी। इसके अलावा बहुत से मैन मेड स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए हैं, ऑयल कंपनीज के स्ट्रक्चर्स बने हैं, इंडस्ट्रीज खुली है, ये सब से शिप को आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए जो ज़्यादातर जो बड़ी शिप है, बड़े बड़े जहाज है, वो क्या करती है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि इसके ऊपर हमने देखा था, वो वहाँ से पास हो जाती है। ये था इंडस स्ट्रेट। फिर अब हम आगे देखेंगे साउथ चाइना सी के बारे में, जिसे हम आने वाले लेक्चर में और डीप में देखेंगे। तो ये हमने देखा था पूरा ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो हमने ये ऊपर की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देखी, जहाँ हमने देखा गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड से इधर अगर हम आते हैं तो हमें मिलता है साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी हमेशा बहुत खबरों में रहता है, क्योंकि इस एरिया में चाइना अपना कब्जे जमाना चाहता है। और साउथ चाइना सी में एक 9 डैश लाइन करके, 9 डैश ऐसे 9 लाइन से बनी हुई एक लाइन है, उसे चाइना बोलते हैं कि यह हमारा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तथा यहाँ पर जो भी इस एरिया में हमारा संपूर्ण अधिकार है। इसके अलावा चाइना ने यहाँ पर क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए, छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड। तो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, इसके कुछ कारण है। सबसे पहले तो साउथ चाइना सी ये इस बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में मौजूद है, क्योंकि हमने देखा था कि जो दुनिया भर के ट्रेड है, अगर यूएसए को या फिर यूरोप को हमारे भारत या फिर इधर इंडिया आना है, तो एक ये रास्ता आता है यूएसए के पास, वो स्टेट ऑफ मलक्का से जाएगा। उस तरीके से हमने देखा था चाइना के लिए भी ये स्टेट ऑफ मलक्का बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। तो इस तरीके से ये जितना भी ट्रेड है, सी ट्रेड, फिर जो ऑयल का ट्रेड है, वो इस रीजन से पास होता है। तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गया ट्रेड के एस्पेक्ट में। फिर दूसरा है कि मरीन डाइवर्सिटी। तो दुनिया के जितने भी जो मरीन एनिमल्स है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, 30% से ज़्यादा जो दुनिया की मरीन डाइवर्सिटी है, दुनिया भर की मछलियाँ और जो भी समुद्र के जीव जंतु है, वो हमें मिलते हैं साउथ चाइना सी एवं पैसिफिक ओशियन और इस एरिया में। इसका एक कारण ये है कि एक ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन में जैव विविधता ज़्यादा होती है और संख्या भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक जोग्राफिकल भौगोलिक कारण होता है कि जिस एरिया में सूर्य की किरणें अच्छी मात्रा में होती है
उस एरिया में जीव जंतुओं को की संख्या, उनकी बायोडायवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से जो जीव जंतु है उसको क्या कर सकता है, चाइना उन पे क्लेम करता है कि हम इस उन सबको फिशिंग करता है यहाँ पर, उनका कंजम्पशन करता है। और तीसरा कारण है कि जो साउथ चाइना सी है यहाँ पर है मिनरल्स है, जो बहुत से मिनरल है, एवं जो ऑयल तेल के भंडार भी यहाँ पर मौजूद है। तो इन सब को देखते हुए साउथ चाइना सी यहाँ पर हमेशा अधिकार जमाने की बात करते रहता है। तो ये जो रीजन हमने देखा साउथ एशियन नेशन, ये जियो स्ट्रेटेजिकली एवं कमर्शियल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है दुनिया का। तो हम आने वाले लेक्चर्स में साउथ चाइना सी को और डिटेल में देखेंगे, जो 9 डैश लाइन्स है उनको भी डिटेल में देखेंगे, और जो और भी काम की चीज़ें होगी उसे भी देखेंगे। धन्यवाद।